अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज़ हीट एंड व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी एंड व्हाट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये तीनों चीज़ों के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को बकायदा तौर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमें हेडिंग से पता लग रहा है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम हमारे पास जो है वो मुस्तकिल रहे, उसमें चेंजिंग ना हो। किस पर? हीट कैपेसिटी की वजह से। ओके, अब इसके हम प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो देखते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर to raise the temperature of 1 mole of the substance through 1 degree at constant volume is called the heat capacity at constant volume। ये वॉल्यूम है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट, ऐसी अमाउंट ऑफ हीट, हीट की अमाउंट जो कि रिक्वायर्ड होती है किसके लिए? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। किसी भी सब्सटेंस के, यानी कि दूसरे अल्फाज में कह लें, किसी भी सिस्टम के 1 मोल के टेम्परेचर को रेज करने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए जो हीट ऑफ अमाउंट होती है उसको हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। और सेकंड कंडीशन क्या है कि थ्रो 1 डिग्री एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये है कि किसी भी सिस्टम का जो हमारे पास मैस है वो 1 मोल हो। सेकंड क्या है कि 1 सेल्सियस स्केल या 1 केल्विन या 1 फ़ारेनहाइट स्केल के जरिए उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज करे। अब हम इधर एग्जांपल लेते हैं। सपोज करें हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास है एक कंटेनर है और ये इधर हमारे पास एक पिस्टन है। ये पिस्टन क्या है? ये कांस्टेंट पिस्टन है, यानी कि फिक्स्ड पिस्टन है। ये हमारे पास ये पिस्टन ऊपर नीचे नहीं हो सकता, ये फिक्स्ड है, यानी कि मूवेबल पिस्टन नहीं है हमारे पास। ये फिक्स्ड पिस्टन है। इसके अंदर हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, गैसेस के। किसके? गैसेस के पार्टिकल मौजूद हैं। ओके हो गया। और ये जो मेरे पास दीवार है कंटेनर की, ये इंसुलेटर मटेरियल की होनी चाहिए। इंसुलेटर मटेरियल क्या कि इस सिस्टम से ना हीट बाहर जा सके और ना बाहर से हीट इन दीवारों के जरिए, इन दोनों दीवारों के जरिए अंदर या बाहर ये एनर्जी आ जा सके। ओके, जो हमारे पास ये बेसमेंट है ये हीट रेजर्वायर होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? हीट रेजर्वायर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो हीट है वो इस सिस्टम से इस इतने पोर्शन के जरिए बाहर जा सके और बाहर से इतना कोई हीट या एनर्जी अंदर आ सके। इसको हम हीट रेजर्वायर कहें, यानी कि ये एनर्जी को अंदर बाहर जाने की इजाज़त देती है, ये बेसमेंट हीट रेजर्वायर। ओके हो गया। अब जब हम बाहर से कितने हैं, बाहर से हीट इसको दे रहे हैं, सपोज करें क्यू द हीट दे रहे हैं। ओके, और इस जो हमारे पास ये सिस्टम है, इतना सिस्टम, इसका जो मैस है वो 1 मोल मैस है। जब हम बाहर से इतनी हीट दे रहे हैं कि इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 1 सेल्सियस स्केल तक या 1 केल्विन स्केल तक या 1 फ़ारेनहाइट स्केल तक इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चूंकि हम इधर हमारे पास जो ये फिक्स्ड पिस्टन है, इसी तरह जब जितनी मर्जी हम हीट देते जाएंगे हमारा वॉल्यूम इतना ही रहेगा, पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि ऐसी अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट जो कि रिक्वायर्ड होती है टेम्परेचर को, सब्सटेंस सिस्टम के 1 मोल को, 1 मोल के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए, रेज करने के लिए थ्रू 1
डिग्री, वो 1 डिग्री 1 सेल्सियस स्केल भी हो सकता है, वो 1 डिग्री 1 केल्विन स्केल भी हो सकता है, और 1 डिग्री 1 फ़ारेनहाइट स्केल हो सकता है। लेकिन ज़्यादातर डेफिनेशन में 1 सेल्सियस स्केल ही लिखा होता है। ओके हो गया। तो फिर अगेन सुन लीजिएगा कि डेफिनेशन, ऐसी हीट की अमाउंट ऑफ हीट जो कि किसी सिस्टम के 1 मोल के टेम्परेचर को 1 सेल्सियस स्केल तक इंक्रीज करने के लिए दरकार होती है, और वॉल्यूम सेम रहे, उसको हम प्रोसेस को हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहते हैं। ये तो थी डेफिनेशन में ऑलमोस्ट 40% हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं इस पर मजीद बात करते हैं। ओके हो गया। चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है कि चूंकि हमारे पास जो डेल्टा क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन डेल्टा टी के। ये क्यू क्या है हमारे पास, चेंज इन हीट, जो कि हम हीट इसको दे रहे हैं। एन क्या है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं, और ये हमारे पास टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर है। ओके हो गया। अगर हम इसको प्रोपोर्शनल को ख़त्म करेंगे तो हम इधर एक कांस्टेंट लगाएंगे। अच्छा, बाज़ बुक्स में, बाज़ इक्वेशन में इधर एन की जगह एम लिखा होता है, आप ये भी लिख सकते हैं जो मर्जी अपनी। ये हमारे पास कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है ये हमारे पास। ओके हो गया। अब हम इस स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट को रिलेट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। चूंकि हमारे जो पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो क्या बताता है, थर्मोडायनामिक्स, उसके मुताबिक जो हमारे पास चेंज इन हीट होती है वो होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क। ये हमारे पास इक्वेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। अच्छा, इसको हम बाद में फिर देखते हैं। इधर एक पॉइंट रहेगा वो ये कि जब हीट हम इसको इंटर कर रहे हैं, अंदर दे रहे हैं, इस सिस्टम को हीट दे रहे हैं, तो पिस्टन तो कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, वो पहले हमने डिस्कस कर लिया। तो इस पर नतीजा क्या होगा, इसका नतीजा ये निकलेगा कि हमारे पास जो पार्टिकल्स की मोशन की स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। पार्टिकल्स की मोशन की आपकी जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी। जब स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर गई, इसका मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज आल्सो इंक्रीज्ड। इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो चुकी है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है इसका वो इंक्रीज हुआ है। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो इसका क्या मतलब है, इस हमारे पास प्रेशर है वो इंक्रीज हुआ है। प्रेशर जो कि ये पार्टिकल्स इस पिस्टन पर लगा रहे हैं वो इंक्रीज कर चुका है। चूंकि हमारे पास पिस्टन फिक्स्ड है इसलिए वॉल्यूम सेम रहेगा, लेकिन प्रेशर क्या है, चेंज हो रहा है। तो इसलिए हम यही स्टडी कर रहे हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम कांस्टेंट ही है, लेकिन प्रेशर भी चेंज हो रहा है, टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है, स्पीड भी चेंज हो रही है, और इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो रही है, लेकिन हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है। ओके, अब हम फिर अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट लॉ इक्वेशन फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। इसमें में जो है चेंज इन हीट एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और ये मेरे पास वर्क है। इसको भी पर भी हमने एक बकायदा तो हमारी वीडियो बनी हुई है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर, आप उस उधर देख सकते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन कैसे आई है। अब हम देखते हैं कि चूंकि हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम, इधर हम ये वी लगा देते हैं, इधर भी हम ये वी लगाते हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो वी का क्या मतलब है, कांस्टेंट वॉल्यूम है हमारे पास। ओके हो गया। अब हम डेल्टा यू है, ये तो ऐसा ही रहेगा। अच्छा, ये तो ये भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन ये डेल्टा डब्ल्यू को हम पी इस तरह लिख सकते हैं। लो जी, हमने इस तरह लिख लिया। ओके, फिर हम इसको इस तरह मजीद लिखते हैं, ये वी है, डेल्टा यू है, प्लस चूंकि हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम क्या है, ज़ीरो, यानी कि जितनी मर्जी हम हीट देते जा रहे हैं लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम कांस्टेंट है अपनी जगह पर, इसलिए हमारे पास जो डेल्टा वी है वो ज़ीरो है। तो डेल्टा वी ज़ीरो है, तो इसको हमने इधर पुट किया तो प्रेशर भी ज़ीरो हो जाएगा, इधर ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर जितनी ज़्यादा हम एनर्जी हीट देते जा रहे हैं उसी हिसाब से हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो रही है।
अगर हम इधर कम हीट दे रहे हैं सिस्टम को तो सिस्टम के अंदर जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो कम हो रही है। अगर हमें हीट ज़्यादा दे रहे हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम वो ज़्यादा होगा कोई। ओके हो गया। तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अच्छा ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। अगर इसको हम मजीद इस तरह लिख सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू सी वी एन डेल्टा टी, यानी कि ये जो इक्वेशन है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह मैंने ये अर्ज की पहले, ये देखें। ओके, इस तरह हम लिख सकते हैं। ये सी वी क्या बता रहा है कि एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स है, ये चेंज टेम्परेचर है, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अगर हम इसको मजीद मॉडिफाई करना चाहें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं सी वी इज इक्वल टू डेल्टा यू ओवर एन डेल्टा टी, इस तरह लिख सकते हैं। इसको हम फिर मजीद इस तरह लिख सकते हैं सी वी इज इक्वल टू 1 ओवर एन डेल्टा यू ओवर डेल्टा टी। ओके, ये भी फॉर्म है वही है, ये भी वही फॉर्म है, ये भी वही फॉर्म है और ये भी वही फॉर्म है, एक ही फॉर्म है। ओके, तो ये आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ एक हमारी जो एक बात रह गई थी वो ये थी कि जो हमारे पास एट कॉन्स्टेंट हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होती है वो रिलेटेड होती है इंटरनल एनर्जी के साथ। ओके, ये इंटरनल एनर्जी के साथ रिलेट होती है। जबकि हम जब अब हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें हम हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर देखेंगे, उधर हमारे पास ये डेल्टा यू नहीं होगा बल्कि उधर हमारे पास डेल्टा एच होगा, यानी कि उधर हमारे पास इंथाल्पी होगी। तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। ओके, अच्छा एक और बात कि ये मैंने जो प्रोसेस लिखा है ये एक इस हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम कई तरीकों से इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं। उन डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन में ये मैंने की हुई है। इसके अलावा और भी कई डेफिनेशन हैं जिनके जरिए हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को डिस्कस कर सकते हैं।